छोटा इको हमने करा लिया तो बड़े इको की क्या ज़रूरत है। जब हमें सही से बाहर से नहीं नज़र आ रहा होता है तो हमें अंदर से देखना होता है ताकि हम सर्जिकल प्लानिंग कर सकें। ICVD में वो कौन से इमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं जो मरीज़ों को मुफ्त में फराहम की जा रही हैं? NICVD में हमारे पास सब मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं इमेजिंग की। एंजियोग्राफी के बगैर दिल की शरियानों का मुकम्मल पता लगा सके। जिनको ट्रेडमिल पे चलाते हैं या बाइक एको करते हैं या फिर हम उनको डोब्यूटामाइन एको करते हैं, क्या ये इक्वली रिलायबल है? क्या ये उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है जैसे कि एंजियोग्राफी देती है? आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि शरियान में कितने % ब्लॉकेज है, लेकिन वो आपको एक रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में हेल्प करता है। क्या आप जानते हैं इको की कितनी इकसाम होती है? क्या आपको ये मालूम है कि एंजियोग्राफी किए बगैर दिल की शरियानों में ब्लॉकेज का पता कैसे लगाया जाता है? कार्डियक इमेजिंग के बारे में मजीद जानने के लिए देखते रहिए कनेक्टिंग हार्ट्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कनेक्टिंग हार्ट्स। ये प्रोग्राम कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की जानिब से आप सबकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, जिसको बनाने में हमारे साथ ताउन किया है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ NICVD ने। नाज़रीन, एंजियोग्राफी किए बगैर शरियानों में ब्लॉकेज का पता लगाना कैसे मुमकिन है? कार्डियक MRI, कार्डियक CT, एको और ट्रांसइसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी क्या होता है? इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इमेजिंग NICVD प्रोफेसर सबा भट्टी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिल से खुशामदीद कहते हैं। मेरा आज का आपसे पहला सवाल ये है कि NICVD में वो कौन से इमेजिंग फैसिलिटीज़ हैं जो मरीज़ों को मुफ्त में फ़राहम की जा रही हैं? रिसेंटली आपने 1000 MRI केसेस का एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन भी अचीव किया, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हमें बताइएगा। जी, थैंक यू। तो NICVD में हमारे पास सब मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं इमेजिंग की। एको से शुरू करते हैं। एको में हमारे पास ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राम है, ट्रांसइसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम है जिसके साथ 3D इमेजिंग भी होती है। उसके अलावा कार्डियक CT है, न्यूक्लियर कार्डियोलॉजी है और जैसे आपने कहा कार्डियक MRI है। ये जितने भी इमेजिंग टेस्ट हैं इनकी अलग अलग इंडिकेशंस होती हैं कि अलग अलग पेशेंट्स की जो कंडीशन होती हैं उनको डायग्नोज करने के लिए हम डिसाइड करते हैं कौन सी ज़्यादा सूटेबल है, फिर अकॉर्डिंगली पेशेंट्स को करवाते हैं और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। इनके अलावा हमारे पास बाइक स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राम, डोब्यूटामाइन एकोकार्डियोग्राम और ये अलग अलग टाइप के स्ट्रेस टेस्ट होते हैं जिसमें बगैर कोई प्रोसीजर किए हुए कोई इन्वेजिव प्रोसीजर किए हुए आपको पता चल सकता है कि ब्लॉकेजेस की इंडिकेशन आ रही है या नहीं। तो उस पर जब सस्पिशन होती है फिर पेशेंट को आगे हम एंजियोग्राफी के लिए रेफ़र करते हैं। इनका नाम होता है स्ट्रेस टेस्ट और पेशेंट्स की कंडीशन और उनके अंडरलाइंग जो कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे अगर उनको लंग डिजीज़ हो या कोई पेसमेकर लगा हो, अलग अलग उनकी जो अंडरलाइंग कंडीशंस होती हैं उसको देखते हुए हम फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्ट्रेस टेस्ट करना है। और जब आपने क्योंकि स्पेसिफिकली MRI के बारे में पूछा है, ये रिलेटिवली नया प्रोग्राम है, हमने इसको 1 साल पहले स्टार्ट किया है। हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, 1.5 टेस्ला सीमेंस का MRI स्कैनर लगा हुआ है हमारे पास। तो उसमें जो है अगर पेशेंट की दिल में फॉर एग्जांपल अगर कमज़ोरी हो तो पता लगाना कि एग्जैक्टली क्यों कमज़ोरी हो रही है, तो वो सिर्फ इस टेस्ट से पता चल सकती है। अगर ब्लॉकेजेस नहीं है शरियानों में और कोई जेनेटिक कार्डियोमायोपैथी है जो कि फैमिलीज़ में चलती हैं, या दिल की जो दीवारें होती हैं, जो वॉल्स होती हैं हार्ट को, उनको अगर कोई एबनॉर्मल प्रोटीन इन्फिल्ट्रेट कर रहा है या इस तरह से कोई प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ आपको MRI से पता चलता है। एंड वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस पूरी कंट्री में जिसमें फिजिशियंस जिन्होंने फेलोशिप ट्रेनिंग की है वो MRI को इंटरप्रेट करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ में आपकी ट्रेनिंग हुई हो तो आप उसी चीज़ को फिर प्रैक्टिस करें। तो हमारे पास जो है वी हैव अ प्रीटी रोबस्ट इमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड वी हैव फेलोज रोटेटिंग थ्रू ऑल द डिफरेंट मोडालिटीज़ और फिर उसमें जो है हम ये सारे टेस्ट जो हैं पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में करके देते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा NICVD ने इमेजिंग डिपार्टमेंट के ज़रिए एक माइलस्टोन अचीव किया है जिसमें 1 साल के बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर 1000 MRI केसेस कंप्लीट हुए। मैडम, आपने जैसे बात की एंजियोग्राफी किए बगैर
दिल की शरियानों की मुकम्मल जांच करना कि कितनी ब्लॉकेज है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि हम हमारे उन मरीज़ों के लिए जो अक्सर एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के नाम से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि एंजियोग्राफी कोई ऑपरेशन का अमल है जिसमें काट के चीरा लगाया जाता है और फिर उसके बाद टाँके भी लगाए जाते हैं, तो वो डर जाते हैं एंजियोग्राफी का नाम सुन के। हालाँकि ऐसा नहीं है, उसमें कोई चीरा नहीं लगाया जाता, कोई टाँके नहीं लगाए जाते, लेकिन फिर भी वो एंजियोग्राफी का नाम सुन के डर जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए जैसे आपने ज़िक्र किया, क्या आप बता सकती हैं वो कौन से इमेजिंग टेस्ट हमारे पास NICVD में अवेलेबल है जिसके ज़रिए हम एंजियोग्राफी के बगैर दिल की शरियानों का मुकम्मल पता लगा सके कि कितनी फ़ीसद ब्लॉकेज है, और क्या ये इक्वली रिलायबल है, क्या ये उतना ही एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है जैसे कि एंजियोग्राफी देती है? देखिए, जब ब्लॉकेजेस चेक करने होते हैं, एक को हम कहते हैं एनाटॉमिकल टेस्टिंग, जो कि आप उसकी तस्वीरें देख के बताते हैं। तो उसमें हमारे पास आ जाता है कार्डियक सीटी। कार्डियक सीटी में हम कैल्शियम स्कोर कर सकते हैं। कैल्शियम स्कोर में पता चलता है कि दिल के दीवारों में ये प्रोसेस शुरू हो गया है नहीं। तो उसमें एक नंबर रिपोर्ट होगा, और जैसे अगर पेशेंट का नंबर आ जाता है कैल्शियम स्कोर ऑफ 0, उसका मतलब है कि अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। और अगर जैसे पेशेंट का नंबर हाई आ जाता है लाइक 1000, तो फिर हमें बहुत कंसर्न होता है और हम सोचते हैं कि आगे अब स्ट्रेस टेस्ट करवाएं या एंजियोग्राम करवाएं। तो वो आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि शरियान में कितने % ब्लॉकेज है, लेकिन वो आपको एक रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में हेल्प करता है कि इस पेशेंट को अब एस्पिरिन पे, स्टैटिन पे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट को और ये चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो उसको हम कैल्शियम स्कोर कहते हैं। और जो दूसरी साइड पे जो हमारे पास फंक्शनल टेस्टिंग होता है, वो फिर स्ट्रेस टेस्ट होता है। हम पेशेंट को ट्रेडमिल पे चलाते हैं या बाइक एको करते हैं, या फिर हम उनको डोब्यूटामाइन एको करते हैं जिसमें हार्ट रेट ऊपर जाता है, और फिर हम देखते हैं कि वाइल द पेशेंट इज एक्सरसाइजिंग, जब उनका हार्ट रेट ऊपर होता है एक स्ट्रेसफुल कंडीशन में, उनका दिल क्या सही से कंट्रैक्ट कर रहा है, तो वो फंक्शनल टेस्टिंग होती है। सो अगेन, अगर पेशेंट्स डायरेक्टली एंजियोग्राफी में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन अगर जाना भी चाह रहे हैं, हम अक्सर उनसे कहते हैं कि पहले आप एक फंक्शनल टेस्टिंग करवा लें, या पहले कैल्शियम स्कोर से देख लेते हैं, या पहले कॉर्नर सीटी से देख लेते हैं। सो सब अवेलेबल है हमारे पास। ये तो उन मरीज़ों के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है जो लोग एंजियोग्राफी करवाने से डरते हैं, कि उनके लिए हमारे पास इमेजिंग नॉन इन्वेजिव इमेजिंग टेस्ट अवेलेबल है कि बग़ैर कट लगाए, बग़ैर इंजेक्शन लगाए आप अपनी दिल की शरियानों के बारे में जान सकते हैं, और ये भी जान सकते हैं कि दिल का आपका पट्टे कितने फ़ीसद काम कर रहे हैं, आपके शरियानों में कितनी फ़ीसद ब्लॉकेज है। ये सारी चीज़ें आपको आराम से पता चल सकती हैं बग़ैर एंजियोग्राफी के। मैडम, जैसे कि आपने हमें बताया था कि आपके पास ट्रांसथोरेसिक एकोकार्डियोग्राफी और ट्रांस इसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी NICVD में मौजूद है, जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट मरीज़ों को ऑब्वियसली फ़राहम कर रहे हैं। अक्सर जो मरीज़ जिनको हम ट्रांसथोरेसिक एको करवाते हैं, तो अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है जिसको फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत होती है ट्रांस इसोफेजियल कार्डियोग्राफी के ज़रिए, तो वो मरीज़ हमसे ये सवाल करते हैं कि जब हमने एक इको तो हम करा चुके हैं, छोटा इको हमने करा लिया, तो बड़े इको की क्या ज़रूरत है? जब आपने सारी चीज़ें, अगर कोई वेल्व का मसला है या दिल का पट्टा कमज़ोर है, जब आपने ट्रांसथोरेसिक इको में देख लिया है, तो आप बड़े इको में जो कैमरा मुँह से डाल के जो टेस्ट किया जाता है, जिसे ट्रांस इसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, वो करवाने की क्या ज़रूरत है? आप वो क्यों करवाना चाह रहे हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ट्रांसथोरेसिक एको और ट्रांस इसोफेजियल एको में क्या डिफरेंस है? जी, तो जो ट्रांसथोरेसिक एको होती है, जैसे उसका नाम है ट्रांसथोरेसिक, वो बाहर से लिया जाता है। तो प्रोब जो है उसको, जो उसकी अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं, वो स्किन के थ्रू, फैट के थ्रू, मसल के थ्रू जाके दिल तक आता है। और जो कैमरे वाला टेस्ट होता है वो हम मुंह से डालते हैं फूड पाइप के अंदर, उसमें कैमरा होता है, तो फिर दिल के और कैमरे के बीच में बहुत कम चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो तस्वीरें हम पेशेंट्स को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जब हमें सही से बाहर से नहीं नज़र आ रहा होता, तो हमें अंदर से देखना होता है ताकि हम सर्जिकल प्लानिंग कर चुके हैं। आपने वेल्व क्लिनिक का जैसे वेल्व डिजीज़ का जैसे बात बताई, तो उसमें हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल वेल्व क्लिनिक जो हम करते हैं, तो उसमें हमें फिर डिसाइड करना होता है कि इस पेशेंट को हम रिपेयर करें, रिप्लेस करें, बलून वेल्वुलोप्लास्टी करें। तो वो एक टेस्ट होता है TE, जिससे हम 2D और 3D दोनों में इमेजेस लेके फिर ये चीज़ अच्छे से डिसाइड कर सकें कि बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगी पेशेंट के लिए, बिकॉज हमारी इमेजेस इतनी क्रिस्टल क्लियर होती हैं। और TE हम सब में नहीं करवाते, जिनका सही से नज़र आ जाता है ट्रांसथोरेसिक से फिर उनकी ज़रूरत नहीं होती। सो वो एक मेन इंडिकेशन ये होती है। और दूसरी होती है
सर्जन्स व्यू निकालना। तो जिस तरह से हम 3D इमेजेस में डिस्प्ले करते हैं, बाद में जब सर्जन्स जाके ऑपरेट करते हैं उनको बिल्कुल उसी तरह से 3D में नज़र आता है। मैडम ने जैसे बताया कि ट्रांसथोरेसिक एको और ट्रांस इसोफेजियल एको दोनों की अपनी जगह अलग अलग सिग्निफिकेंस है, दोनों की अलग अहमियत है। इसी तरीके से जब किसी मरीज़ का हम एको करवाते हैं, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, एक्यूरेट मालूम करने के लिए कि क्या मसला है, किस लेवल पे है, बाज़ दफ़ा सर्जन्स व्यू को देखने के लिए, यानी कि जब आप सर्जरी के लिए जाते हैं किसी वेल्व की रिप्लेसमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको सही इमेज आपके पास हो कि सर्जन को पता लग सके कि आपके दिल के अंदर वेल्व के ऊपर काम करना क्या है, किस तरीके का आपका मर्ज़ है, उसको किस तरीके से फ़िक्स करना है। मैडम, अगला सवाल बस मैं आपसे आखिरी ये करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा NICVD ने वेल्व क्लिनिक का एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें वो मरीज़ होते थे जो पहले कहीं एड्रेस नहीं हो पाते थे। इंटरवेंशन वाले मरीज़ों के लिए जगह थी, सिंपल कार्डियोलॉजी, ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ों के लिए जगह थी, लेकिन वेल्व के जो पेशेंट होते थे उनके लिए पहले कोई जगह नहीं थी कि वो कहाँ जाएँ, किसको दिखाएँ, किस कंसल्टेंट के पास जाएँ। तो आपने ये इनिशिएटिव लिया कि आपने एक वेल्व क्लिनिक के नाम से क्लिनिक शुरू की, जहाँ पे ये मरीज़ एक जगह एड्रेस हो गए। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या इस तरीके के और मरीज़ों के लिए या इस तरीके की और फैसिलिटीज़ कार्डिक इमेजिंग के साथ मुंसलिक हैं? आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसी और क्लिनिक्स होती हैं जो और मरीज़ों को एड्रेस करती हों? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इमेजिंग जो है वो बहुत सेंट्रल है टू पूरा कार्डियोलॉजी में, और कुछ गैप्स थे जिनको हमने फिल किया है। सो फॉर एग्जांपल, जो वाल्व क्लिनिक के पेशेंट्स, जो वाल्व्स के डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स थे, वो पहले आके एको लैब में दिखाते हैं, फिर वो जाके OPD में दिखाते हैं, फिर वो इंटरवेंशनल क्लिनिक्स में जाते हैं, फिर वो सर्जरी क्लिनिक्स। तो हमने ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एक वाल्व क्लिनिक बनाई, जिसमें पेशेंट को सिर्फ एक जगह आना होता है, वहीं पे टेस्टिंग होती है, वहीं पे सारी कंसल्टेशंस होती हैं। और इसी के मॉडल पे चलते चलते हमने कार्डियो ऑन्कोलॉजी की भी क्लिनिक स्टार्ट की, जिसमें कैंसर के पेशेंट्स आते हैं जिनको दिल के मसले होते हैं, और वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की एको हम करते हैं जिसको स्ट्रेन एको कहते हैं। तो कार्डियो ऑन्कोलॉजी की भी जो हमारी क्लिनिक है, इट्स वन ऑफ द फर्स्ट clinics, at least in our province, if not in the whole country, which is a very dedicated clinic, जहाँ पे सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स आते हैं जिनको सस्पेक्टेड दिल का मसला होता है, या फिर जिनको कीमो के दौरान हम मॉनिटर कर रहे होते हैं फॉर अर्ली साइंस ऑफ हार्ट फेलियर, और वो आपको स्ट्रेन इमेजिंग से पता चलता है। बहुत कम लैब्स हैं कंट्री में जो स्ट्रेन इमेजिंग करती हैं। ये तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो इस तरीके के मरीज़ थे जिनको पहले कहीं और जाने का रास्ता नहीं पता था, जो एड्रेस नहीं हो पाते थे, जो नेग्लेक्ट हो जाते थे, अब वो उनको एक ही रास्ता मिल गया, वो सारे एक ही जगह आके दिखा लेते हैं, उनको पता है कि अब कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्या इलाज कराना है, क्या उनके टेस्ट होने हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है मरीज़ों के लिए, बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू सो मच मैडम, आपके साथ बात करके आज बहुत मज़ा आया, और इमेजिंग फैसिलिटीज़ के बारे में इतनी सारी आज इन्फॉर्मेशन हमने हासिल की है। उम्मीद करते हैं आज का ये प्रोग्राम नाज़रीन को बहुत पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम के बारे में कोई भी सवाल करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।